हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आज से हमें शुरू करना है नेक्स्ट लेसन हमारा जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम शुरुआत करेंगे। पहले तो डेफिनेशन समझेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उनके डिग्री वगैरह, फिर फॉर्मेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा थियोरटिकल रहेगा, ठीक है। इसमें अब यहाँ बहुत ज़्यादा थियोरी वाला पार्ट देखेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको अच्छे से समझना है यहाँ से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख के। तो क्या रहता है आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा, फिर उसका मतलब आपको समझाऊंगा। तो चलिए लिखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives of one or more variables with respect to one or more independent variables is called a डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कह रहा है, एक ऐसी इक्वेशन जिसपे आप क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे। किनका, वन और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। ये जो वेरिएबल रहते हैं इनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे मैंने कोई एक इक्वेशन दी हुई है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, या तो एक्स प्लस साइन एक्स, कुछ ऐसी एक इक्वेशन दी हुई है। अब आप देखो यहाँ पे आपने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगाया है, एक्स के रिस्पेक्ट पे लगाया। तो हमारा जो एक्स है ये हो जाएगा हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरा जो हमारा दूसरा वेरिएबल है वो कौन है, वाई है, ये हो जाएगा मेरे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखेंगे पक्के में। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस टाइप की इक्वेशन को हम, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स लिख लो। जैसे पहली इक्वेशन हो गई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। सेकेंड इक्वेशन लिख लो डी टू द पावर 4 एक्स अपॉन डी टी टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी टू द पावर 5 इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। अब आप यहां पे बताइए आपने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगाया है, टी के रिस्पेक्ट में लगाया है। तो टी मेरे लिए कौन सा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरा किस पे मैंने डेरिवेटिव लगाया हूं, एक्स पे। तो जो आंसर मिलेगा मेरे को एक्स इज इक्वल टू के टर्म में मिलेगा, एंड एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगे, मेरी टी पे करेंगे। तो एक्स हो गया मेरे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल, टी हो गया मेरे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद लिख लो थर्ड, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स फोर्थ लिख लो के टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2। आप हर इसमें देख रहे हैं
हमको या तो dy बाय dx दिख रहा है, dx बाय dt दिख रहा है ना, यानी हम डेरिवेटिव लिखते जा रहे हैं। अब डेरिवेटिव का कुछ भी पावर रहने दो, कुछ भी ऑर्डर रहने दो, उनका कुछ भी पावर रहने दो, उससे हमको फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ये सब इक्वेशन कौन से बनेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखेंगे। अब अगर मैं d के जगह लिख दूं डेल, क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैं d के जगह लिख दूं डेल, डेल किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्शियल डेरिवेटिव को। तो अगर मैंने ऐसी इक्वेशन लिख दिया कि डेल स्क्वायर v बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स डेल क्यूब v अपॉन डेल एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, लिखा है ऐसा। अब यहां पे देखो आपका जो है नीचे एक बार t आ रहा है, एक बार x आ रहा है। तो जब आप विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो x के वेरिएबल क्या रहेंगे? कांस्टेंट। और जब विथ रिस्पेक्ट टू x डिराइव करेंगे तो t के कोएफिशिएंट को आप क्या लेंगे? एज अ कांस्टेंट लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आपको आता होगा कैसे लगाते हैं। और एक और लिख लो पार्शियल डेरिवेटिव वाले में, 6th एग्जांपल, कि डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने 6 एग्जांपल लिख लिए। ये क्या है? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इक्वेशन d के टर्म्स में है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर इक्वेशन डेल के टर्म्स में है तो हम उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग ये वाले लेसन में किसको देखने वाले हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पार्ट 2 में आता है। उम्मीद है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है? एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करना है। जैसे आपने यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x हो गया मेरे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेराज y हो गया मेरे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखेंगे पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो अब जो हमारा लेसन है क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन involving derivatives with respect to a single independent variable is called an ordinary डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कह रहा है? एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसपे आप डेरिवेटिव लगा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो पिछला क्वेश्चन हमने यहाँ पे dy बाय dx लिया है ना। आप डेरिवेटिव यानी आपने क्या किया? इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा केस देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप? t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे और कोई आ रहा है क्या? नीचे नहीं आ रहा। तो पूरी इक्वेशन को आपने क्या किया? डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, यानी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद है ना, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगा रहे हैं हम लोग वो क्या है हमारे लिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे भी देखो dy बाय dx है, dy बाय dx है, यानी आपने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है ना, y को डिफरेंशिएट किया है y को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x। वेराज जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो आप देख रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करते वक्त हमने v वाली इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया है और x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पे t भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
लेकिन देखो जब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखा है, डी वाई बाय डी एक्स लिखा है, हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितने आपने वेरिएबल लिया है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक, तो हमने सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है इस केस में। पक्के में समझा, सच में समझा, कोई कंफ्यूजन नहीं? अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation involving partial derivatives with respect to more than one independent variables is called a partial डिफरेंशियल इक्वेशन। आया? तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे थे हमने यहाँ पे v को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टी बी, v को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी, और ये डेल क्या बता रहा है, हमने पार्शियली किया है ना। जब हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमने x के टर्म्स को लिया था एज अ कांस्टेंट, और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमने t के टर्म्स को लिया था कांस्टेंट। पक्के में समझा? अब देखो यहाँ पे हमने u को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, u को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू y, u को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट है ना, तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y के रिस्पेक्ट में किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z के रिस्पेक्ट में किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे यहाँ पे, 3। इस केस में कितने थे, 2, है ना। तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते, तो वो कौन सी इक्वेशन बनती है हमारे लिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहेगा पक्के में। अब किसी ने भी पूछा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क होता है, तो आप लोग बता सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या करते हैं, आप इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपने अगर इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही करोगे, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y तो सिर्फ y के रिस्पेक्ट में ही करोगे, है ना। वेयरएज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक से ज्यादा टर्म के इसमें वेरिएबल में करते, चाहे आप 2 कर लो। एक ही इक्वेशन में आपने जैसे देखा हमने x y z तीनों का डेरिवेटिव लगाया, है ना, ऐसे ही हम लोग 5-6 डेरिवेटिव भी लगा सकते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कंसेप्ट रहता, आप जब भी डिफरेंशिएट करते किसी एक के रिस्पेक्ट में तो आप बाकी पूरी टर्म्स को कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ कांस्टेंट, तो उनका डेरिवेटिव निकालना आसान होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले पार्ट के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आपको देखना है। आपने जब डेरिवेटिव लगाया, पहले तो देखना कितने बार आपने वहां पे डेरिवेटिव लगाया, यानी डेरिवेटिव का सबसे बड़ा पावर क्या है। जैसे मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे मैंने कितने बार डेरिवेटिव लगाया होगा, एक बार, है ना, क्योंकि dy बाय डी एक्स है ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव में कुछ भी पावर नहीं है, यानी क्या होगा, 1 होगा, यानी मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया। अगर मेरे को ऐसा कुछ इक्वेशन दिख रहा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को, तब आप यहाँ पे देखिए मैंने डिफरेंशिएट किया हूँ किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2, है ना, यानी मैंने y को कितने बार डिफरेंशिएट किया हूँ, 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2। मैंने यहाँ पे y को कितने बार डिफरेंशिएट किया हूँ, एक बार, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे हम यहाँ पे देखें
हमको क्या दिख रहा था, dy बाय dx। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितने बार लगा हुआ है, एक बार। तो डेरिवेटिव वाली टर्म का पावर क्या दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखो d टू द पावर 4x अपॉन डी टी टू द पावर 4 डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी टू द पावर 5 इक्वल टू टू द पावर 3। अब मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन सी टर्म में लगाऊं, सबसे पहली वाली टर्म में ना, डी टू द पावर 4x अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी मैंने x को डिफ्रेंशिएट किया हूं t के टर्म्स में कितने बार, 4 बार किया हूं। तो यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस केस में 4 हो जाएगा। होगा कोई भी दिक्कत। यहाँ पे क्या टर्म दिख रही है, dy बाय dx दिख रही है ना, सबसे बड़ी टर्म। तो यहाँ पे कितने बार डिफ्रेंशिएट किया हूं, एक बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो डी स्क्वायर वाई मतलब आपने कितने बार डेरिवेटिव लगाया है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपके लिए, 2 होगा। होगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो ऑर्डर में क्या देखना पड़ता, आपने कितने बार डेरिवेटिव लगाया है, यानी आपने उस टर्म को कितने बार डिफरेंशिएट किया है। तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। द order of the highest order derivative involved in a differential equation is called the order of the differential equation। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। क्या करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आपको ऑर्डर देखना है किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। जैसे यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव वाली टर्म बहुत सारी थी, यहाँ पे डी टू द पावर 4x अपॉन डी टी टू द पावर 4 था, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर भी था, और डी एक्स अपॉन डी टी भी था। इस टर्म का ऑर्डर कितना है, 1। इस टर्म का ऑर्डर कितना है, 2। इस टर्म का ऑर्डर कितना है, 4। तो मैं वो कोएफिशिएंट देखूंगा जिसपे हाईएस्ट ऑर्डर हो, है ना। बाकी सबको मार देना गोली। आपको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, ऐसी टर्म जिसका हाईएस्ट ऑर्डर हो। यहाँ पे डेरिवेटिव सबसे ज्यादा बार लगाए, कितने बार, 4 बार। यानी याद रखना डी के ऊपर जो भी पावर रहता है वो क्या रहता है, कितने बार डेरिवेटिव लग चुका है। जैसे डी वाई बाय डी एक्स का मतलब कितने बार डेरिवेटिव लगा, एक बार। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का कितने बार डेरिवेटिव लगा, 2 बार। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का कितने बार डेरिवेटिव लगा, 3 बार। डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन का मतलब कितने बार डेरिवेटिव लगा, n टाइम्स। समझा। तो ये क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। याद रहेगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तब ऑर्डर के बाद नेक्स्ट आता है आपका डिग्री। तो लिखो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री क्या होता है, जो भी आपने हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म लिया, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, आपको चेक करना है उसका पावर कितना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, उसकी डिग्री। बस यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, वहां पे कोई भी फ्रैक्शन वाली टर्म नहीं आनी चाहिए डेरिवेटिव में, और कोई भी रेडिकल वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। मतलब देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यार यहाँ पे इतना सारा कचरा माचड़ करके रखा है हम लोगों ने। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारी इक्वेशन है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या दिख रहा है मेरे को, dy बाय डी एक्स दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी टर्म क्या है, एक बार डेरिवेटिव लगना। और इसका पावर भी कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएंगी, 1 होगी। यहाँ पे सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, डी टू द पावर 4x अपॉन डी टी टू द पावर 4 है। यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि कितने बार डेरिवेटिव सबसे ज्यादा बार लगा है, 4 बार। और ये डी टू द पावर 4 वाली जो टर्म है
उसके पावर में कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। उसके पावर में क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। होगी। अब देखो जैसे यहाँ पे थर्ड वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन देखो, आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे, dy बाई डी एक्स कहाँ पे दिया हुआ है? डिवीजन में। मैंने क्या बोला? जब भी डिग्री निकालते तो आपको फ्रैक्शन चाहिए क्या? नहीं, आपको डेरिवेटिव वाली टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। यहाँ पे 1/x होता तो हमको चल जाता, लेकिन डेरिवेटिव वाली टर्म डिवीजन में नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? पहले इसको डिवीजन से हटाओगे। कैसे हटाओगे? पूरी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स से कर दो मल्टीप्लाई, तब क्या मिलेगा? y टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, फिर आएगा dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा k। समझा? मैंने पूरी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़े ऑर्डर वाली टर्म क्या है? dy बाई डी एक्स, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उसका सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएगी। होगी? समझा पक्के में? तो आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में कभी भी उनको रखना है क्या? नहीं। अब सेम चीज रेडिकल में भी कभी आपको रखना नहीं है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, देखिए क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे? यहाँ पे हमको इक्वेशन दिख रही है k टाइम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। 3/2 है ना? तो यहाँ पे जो पावर है ये काय में आ रहा है? हमारा फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आ रहा है, रेडिकल फॉर्म में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवीजन के 2 को हटाएंगे। डिवीजन का 2 क्या इंडिकेट करता? 1/2, मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कैसे हटाते? स्क्वायर करके। तो आप इसको कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो क्या मिलेगा? के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3 हो जाएंगे। समझा ना? जैसे आप इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये भी टर्म स्क्वायर हो जाएंगे। होगा a टू द पावर m टू द पावर n, क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n, तो 2 और डिवीजन का 2 कैंसिल, तो आ गया q। आ गया। अब देखो यहाँ पे कोई भी टर्म डिवीजन में दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। कोई भी डेरिवेटिव डिवीजन में नहीं है। जो आपका यहाँ पे जो पावर रहता है वो भी फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो आपने क्या किया? यहाँ पे 3/2 था, मतलब स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को हटाया आपने स्क्वायर लेके। अब आप देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव लगा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। और हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म का पावर देखो क्या है इसका? 2, तो डिग्री भी हो जाएंगे 2। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा? तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लो आप। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? द डिग्री of a differential equation is the degree of the highest order derivative, highest order derivative which occur in it after the differential equation has been made free
from radicals and fractions as far as derivatives are concerned। तो हमको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमको डेरिवेटिव वाले टर्म्स को ख्याल में रखते हुए करना है कि डेरिवेटिव वाली टर्म कहीं पे 3/2 पावर में तो हम स्क्वायर लेंगे, कहीं पे डेरिवेटिव वाली टर्म डिवाइड हो रही है तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको फ्रैक्शन से हटाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, डेरिवेटिव वाली टर्म में। अगर कोई सादी टर्म के साथ डिवीजन में एक्स है, एक्स का पावर 3/2 है, तो हमको इससे कोई मतलब है क्या, नहीं, हमको डेरिवेटिव वाली टर्म को देखना है। बाकी किसी को भाव देना है क्या, नहीं देना है। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या पढ़ना है आपको, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो याद रखना, लीनियर ऐसा होता है जिसका पावर क्या हो, 1 हो, और अगर 1 से बड़ा पावर आ जाए तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको भी। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन is called linear if, पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई करना चाहिए, every dependent variable and derivative occurs in first degree only। क्या कह रहा है, कोई भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल लो चाहे डेरिवेटिव लो, सबके सब काय में आना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में, यानी उनका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकेंड, नो प्रोडक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड और डेरिवेटिव and or derivatives occur a differential equation which is not linear is called a non-linear डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या कह रहा है, आपको जो टर्म है प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे डेरिवेटिव, वो प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। दूसरा, उनका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे x प्लस साइन एक्स दिख रहा है, हमको पावर क्या दिख रहा है, सब टर्म्स का हमको 1 दिख रहा है। तो ये कौन सी होगी हमारे लिए, लीनियर इक्वेशन होगी। समझा पक्के में, यहाँ पे क्या हुई, हमारी पावर लीनियर होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखो डी टू द पावर 4x अपॉन डी टी स्क्वायर,
डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। डी एक्स अपॉन डी टी का पावर 5। अब यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म का पावर क्या हो गया 5, है ना, 1 से बड़ा हो गया, तो ये क्या होंगी नॉन लीनियर हो जाएगी, होगी। ये थर्ड वाली इक्वेशन में हमने डी वाई बाई डी एक्स डिविजन में था, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स से किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का पावर क्या हो गया 2 हो गया, तो ये लीनियर रहेंगी क्या, नहीं, नॉन लीनियर बनेंगी इक्वेशन, बनेंगी। उसके बाद ये वाली भी इक्वेशन देखो, यहाँ पे भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर क्या दिख रहा है स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है क्यूब, यहाँ पे क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है, तो ये भी कैसी इक्वेशन बनेंगी नॉन लीनियर बनेंगी, बनेंगी, समझ रहा है पक्के में, सच में। ये देखो पार्शियल में भी देख लो, डेल स्क्वायर वी बाय डेल टी स्क्वायर के टाइम डेल क्यूब वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का पावर 2, क्योंकि पावर में 2 आ गया यहाँ पे करके भी क्या बनेगा नॉन लीनियर बनेगा। तो आपको ऑर्डर नहीं देखना है, ठीक है, आपको क्या देखना है डिग्री देखना है टर्म की। जैसे देखो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या है टर्म का 1, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इसका ही पावर है 1, डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर, इसका ही पावर है 1, क्योंकि सबका पावर 1 है, तो ये भी इक्वेशन कैसे बनेंगी लीनियर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, लीनियर नॉन लीनियर में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके ऊपर देख लेते हैं हम थोड़े से क्वेश्चन, तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री of the following differential equations, also classify them as linear and नॉन लीनियर। इस पे पहली इक्वेशन जो आपसे पूछा हुआ, देखिए पहली इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये मेरे को आंसर दिया हुआ, तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, क्या दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस के अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। पहली चीज मास्टर ने क्या बताया था, डेरिवेटिव वाली टर्म कभी भी डिवीजन में आनी नहीं चाहिए, तो पहले इसको डिवीजन से हटाइए, कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, वी गेट क्या मिलेगा, y मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाय डी एक्स से, तो रूट एक्स डी वाई बाय डी एक्स ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो भी मल्टीप्लाई होंगे, तो आएंगे रूट एक्स डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, के अपॉन डी वाई बाई डी एक्स भी मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ के बचेगा, यहाँ पे बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब डिवीजन में कोई भी वैल्यू दिख रही क्या आपको, नहीं दिख रही यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, आप देखते हैं डेरिवेटिव की सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे आपने कितने बार डेरिवेटिव लगाया, एक बार, तो डेरिवेटिव की सबसे बड़ी टर्म कौन सी है यहाँ पे, डी वाई बाय डी एक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा, तो आप लिखेंगे सिंस द ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंस द ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट order derivative is 1, therefore order
ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। समझा? यहां पे जो सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था हमारे पास कौन था? dy बाय dx था। तो हमने लिखा सिंस द ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1। हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था यहाँ पे कौन था? dy बाय dx, और उसका ऑर्डर क्या है? 1 है करके हमारे इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। फिर हम क्या देखते? जो हमारा dy बाय dx हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसका सबसे बड़ा पावर क्या है? यहाँ पे क्या है उसका सबसे बड़ा पावर? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएगी। एंड द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैव डिग्री 2, therefore डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आ जाएंगे? इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। और क्या बोला? ऑल्सो क्लासीफाई देम एज लीनियर एंड नॉन लीनियर। यहां पे डेरिवेटिव वाली टर्म का पावर क्या आ गया? 2 आ गया। आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। लीनियर के लिए क्या चाहिए हमको? पावर 1 चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया? पावर 2 आ गया। तो ये लीनियर आएगा कि नॉन लीनियर आएगा? नॉन लीनियर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉन लीनियर। या तो ऐसे लिख लो, ऑल्सो इट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर अभी भी किसी को डाउट है तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x टाइम्स dy अपॉन dx प्लस a इंटू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। कुछ इस तरीके की आपको इक्वेशन दी हुई है। तो शुरुआत, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, चलिए बताइए क्या दी हुई है? y इज इक्वल टू एक्स dy बाय dx प्लस a इंटू 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का पावर 1/2 का पावर 1/2। डेरिवेटिव वाली टर्म का पावर 1/2 चलता क्या ऐसा? नहीं। तो 1/2 हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। अब उसके लिए मेरे को वाली टर्म अगर स्क्वायर रूट को काटना है तो वाली टर्म पूरी एक साइड चाहिए। तो इसके साथ जो भी टर्म चिपकी हो इसको इस साइड शिफ्ट कर दो। तो क्या आएगा? y जैसा था वैसे यहाँ पे x इधर गया तो माइनस एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का पावर 1/2। देखो अब राइट हैंड साइड में पूरी ये वाली टर्म है और इसके मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म है। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा इस टर्म को तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे आप लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पे हो जाएगा a का स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। लगाइए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है? a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a बी यानी 2 इंटू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए बताइए अब इस टर्म का ऑर्डर क्या आएगा, डिग्री क्या आएगा और ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ऑर्डर कैसे देखते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका ऑर्डर देखो। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, यानी एक ही बार डेरिवेटिव लगा है तो ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि
ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, करके इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। अब dy बाई डी एक्स सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, उसका सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 दिख रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, क्योंकि डेरिवेटिव वाली टर्म का स्क्वायर आ रहा है। अगर वही वाली वैल्यू का पावर 1 आते रहता है ना, हमारे डिपेंडेंट वाली टर्म का पावर 1 आते रहता, तो हम लोग क्या लिखते थे इसको, लीनियर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो ये कौन सी आ जाएंगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आएंगी ये, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो अगर एक टर्म आपको किसी में ऐसे, क्योंकि इसका सेपरेट क्वेश्चन आना तो बहुत ही मुश्किल है, आपको हो सकता है सिर्फ 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए कहीं पे एडिशन करके पूछ ले, तो आप ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको थ्योरेटिकल वाला पार्ट लिख के एकदम सॉलिड आंसर लिखना है तो आप ऐसा लिखेंगे, सिंस द ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, इस केस में 2, देयरफॉर ऑर्डर इज 2। और वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसका सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है ना, सबसे बड़ी डिग्री 2 है, करके हम उसके डिग्री भी कितनी लिखेंगे, 2। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा? तीसरी इक्वेशन लिखिए, dy इक्वल्स टू y प्लस साइन एक्स इंटू dx। तो चलिए सॉल्यूशन क्या आएगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको, dy इक्वल्स टू वाई प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे dx मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। अब बताइए कोएफिशिएंट हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कितना है, ऑर्डर उसका 1 है, क्योंकि dy बाई डी एक्स सबसे बड़ा डेरिवेटिव है यहाँ पे, उसका पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, उसका ऑर्डर कितना है, 1 है, क्योंकि उसका ऑर्डर 1 है तो हमारी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या लिखेंगे आप, सिंस द ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, therefore the order of given डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म है उसका पावर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, यानी उस टर्म की डिग्री क्या दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, क्योंकि उसकी डिग्री आपको 1 दिख रही है तो हमारे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री कितने आएंगी, 1 आएंगे। एंड द डिग्री ऑफ highest order derivative is 1, therefore the degree of given differential equation is 1। तो ऑर्डर 1 डिग्री 1। अब देखो डेरिवेटिव वाली टर्म का भी पावर क्या आ रहा है, 1, y डिपेंडेंट वाली टर्म है उसका भी पावर कितना आ रहा है, 1, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये कौन सी हो जाएंगे हमारे लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑल्सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कितने मार्क के लिए पूछा है, उस हिसाब से आप या तो थ्योरी लिखेंगे या तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का पावर 5 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं सबसे पहले,
the given differential equation is, क्या दिया हुआ है आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का पावर 5 प्लस वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री क्या है, बताइए। यहां पे सबसे बड़ी डेरिवेटिव वाली टर्म कौन सी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर, यानी उसका डिग्री कितना हुआ, सॉरी उसका ऑर्डर कितना हुआ, 2। तो आप लिखेंगे पूरी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना होगा, 2। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्डर देखना है, किसका, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहा उसका जो ऑर्डर रहेगा वही हमारी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा। और जो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री होंगी वो क्या रहेंगे, हमारी डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर था 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएंगी, 3। अब यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म का पावर 1 है क्या, नहीं, कहीं पे क्यूब है, कहीं पे 5 है, तो पक्के में लीनियर हो सकती है क्या, नहीं। ये क्या है, इट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। अगला देखिए, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 4/3 इक्वल्स टू एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस तरीके से आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन। अब आप बताइए यहां पे आप शुरुआत कैसे करेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है आपको, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 4/3 एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म है और उसके पावर में क्या है, 4/3 मतलब क्या है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को काटना है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, या तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूब ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा, तो आएगा y प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, उसका पावर आ जाएगा 4 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का पावर 3 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का भी पावर 3। समझा ना, क्यूबिंग बोथ साइड कर रहे थे, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। ए बी का पावर m क्या होता है, a का पावर m इंटू बी का पावर m होता। अब बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यानी ऑर्डर 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑर्डर 2, तो सबसे बड़ा ऑर्डर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। सबसे बड़े ऑर्डर वाली टर्म का डिग्री यानी पावर क्या दिख रहा है, 3, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या आ जाएंगी, 3, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 3 आ रही है ना, तो ये पक्के में हमारा लीनियर हो सकता है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होता है, जब हमारे डेरिवेटिव वाली टर्म का भी पावर 1 हो और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका भी पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। चलिए उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई बाय डी एक्स का पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट भी है और स्क्वायर रूट भी है, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, क्यूब रूट भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले द
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे डिवीजन में 3 है, यहाँ पे डिवीजन में 2 है, तो दोनों को हटाने के लिए आपको कितना पावर बढ़ाना पड़ेगा, पावर 6 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा डायरेक्ट एक बार में बढ़ाना नहीं आता तो आप स्टेप वाइज भी जा सकते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा, क्यूब रूट दिख रहा, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3/2 हो जाएगा, है ना। क्यूबिंग बोथ साइड मतलब यहाँ का ही पावर 3 हो गया, यहाँ का भी पावर 3 हो गया, ए टू द पावर m टू द पावर n, क्या है, टू द पावर m इंटू n, तो यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू 3, 3 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 3, तो आ गया पावर 3/2। अब डिवीजन में क्या पावर दिख रहा है, 2, तो उसको हटाने को क्या कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो, समझा। तो आप अगर एक बार में पावर 6 बढ़ाते तो भी काम आराम से हो जाता। जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, अब इसका भी हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका पावर हो जाएगा 3 आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पे कैंसिल। और अगर आप यही टर्म में पावर 6 ले लेते तो क्या होता, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 था, उसका भी पावर 6 हो जाता, और यहाँ पे y प्लस डी वाई बाय डी एक्स जिसका पावर 1/2 था, उसका भी पावर क्या हो जाता, 6 हो जाता। ए टू द पावर m टू द पावर n, क्या था, ए टू द पावर m इंटू n, तो 1/3 इंटू 6, तो 3 2 आर 6, तो आता डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का पावर 2। यहाँ पे ए टू द पावर m टू द पावर n, क्या था, ए टू द पावर m इंटू n, यानी 1/2 इंटू 6, 2 3 आर 6, तो आता y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। देखो दोनों से आपका आंसर आता है सेम, आता है। अब बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर होता है 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका ऑर्डर होता है 2, तो सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, 2 है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2। सबसे बड़े ऑर्डर वाली टर्म का पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री भी क्या आ जाएंगी, 2 आएगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उसका ऑर्डर पक्के में 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो ऑर्डर ही 2 आ गया, है ना। उसकी डिग्री, सॉरी ऑर्डर बोल रहा हूँ, डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, 2 आ गई, तो आप ये पक्के में आपका लीनियर बन सकता है क्या, नहीं, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखना आपका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का भी पावर क्या है 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का भी पावर 1, डी वाई बाई डी एक्स का भी पावर 1, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसका भी पावर 1 करके ये आपकी कौन सी इक्वेशन हुई, लीनियर। तो याद रखना लीनियर का ऑर्डर से लेना देना नहीं रहता, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म चाहे कोई भी डेरिवेटिव वाली टर्म हो उसके पावर से रहता है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का भी पावर क्यूब है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का भी पावर 2 है ना। तो ये हमारे क्या टर्म नहीं बनाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाएंगे। हाँ तो देखिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई इक्वल टू 0। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई इक्वल टू 0। पहली तो चीज इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखना पड़ता है सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, कितना है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर कितना होता है 2, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आएगा 2 आएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म का पावर कितना है 1, यानी इसकी डिग्री कितनी आएंगी 1 आएंगी। अब बात है कि ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ी डेरिवेटिव की टर्म है उसका पावर क्या है 1 है,
उसके बाद क्या आना चाहिए था, y आना चाहिए था, उसका पावर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो हम इसको क्या बोल सकते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते थे। लेकिन हमारा जो y है ये किसके साथ आ रहा है, cos के साथ आ रहा है, तो cos y बन रहा है। यहाँ पे हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल वाले फॉर्म में आ रही है क्या, ऐसा कि अगर कुछ ऐसी इक्वेशन होती डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग का फॉर्म होता, तो ये क्या होती है हमारे लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे y जो है ना फ्री रहना चाहिए इन सब चीजों से। यहाँ पे y काय के साथ आ गया, cos के साथ, तो ये अब क्या बन जाएंगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझा ना, नॉन लीनियर क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो आपका जनरल फॉर्म में आ रहा है क्या, नहीं। असल में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर है तो कौन से फॉर्म में आना चाहिए, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर यानी ऑर्डर 2 है, तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आना चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट चिपक सकता है, पकड़ लो a प्लस बी डी वाई बाय डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू डी, कुछ भी d हो सकता है, x का कुछ भी टर्म हो सकती है, कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पे y सेपरेट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे y किसके साथ आया, cos के साथ। अगर यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, क्या टर्म होती है, एक्स स्क्वायर वाई, कुछ इस तरीके का, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो उस केस में देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का ही पावर कितना है 1, वाई का भी पावर कितना है 1 करके ये क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये वाली क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे y किसके साथ आ रहा है, cos के साथ। y इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा क्या, नहीं करेगा। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। एक ऐसा भी पूछ सकता है आपको कि सपोज की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे दे कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। सपोज कि कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्या ढूंढोगे यहाँ पे कि हमारा सबसे बड़ा डेरिवेटिव वाली टर्म कौन सी है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। तो इस टर्म का ऑर्डर क्या बनेगा, 2 बनेगा। बट देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव वाली टर्म है डी वाई बाय डी एक्स, ये किसके अंदर आ गई, कॉस के अंदर आ गई। तो अब आप फिर से आप जो देखेंगे ना, हमारी जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल वाला फॉर्म नहीं बना रही, सीधा डेरिवेटिव के टर्म में। जब भी ऐसा आ जाए कि डेरिवेटिव वाली किसी फंक्शन के अंदर फंस जाए, हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू अगर किसी फंक्शन के अंदर फंस जाए, तो हमारी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइन। ठीक है, उस केस में आप डिग्री को भी डिफाइन नहीं कर सकते, चाहे फिर इक्वेशन कैसी भी पूछा हो, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का पावर 1 बाय 5, कुछ ऐसा ले लो, प्लस साइन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, ऐसी भी कोई इक्वेशन रहने दो। फिर तो देखो हमारा डी वाई बाय डी एक्स किसके साथ फंस गया, साइन के साथ। तो जैसे ही डेरिवेटिव वाली टर्म साइन के साथ फंस गई, तो आपको क्या याद रखना है, आपको सीधा याद रखना है कि हमारी डिग्री क्या आ जाएंगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, डी वाई बाय डी एक्स यानी टर्म किसी भी फंक्शन में फंसनी नहीं चाहिए, वो बरोबर एक पॉलिनोमियल बनाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका याली इक्वेशन यहाँ पे देखो डी वाई बाय डी एक्स कॉस के साथ फंसा था क्या, नहीं, वाई कॉस के अंदर आया था, वाई कॉस के अंदर आ सकता है, तो आप डिग्री आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे बस इक्वेशन कैसी नहीं रहेंगी, लीनियर नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि y किसके अंदर चला गया, cos के अंदर। जो हमारी लीनियर रहती है वो कुछ इस तरीके की रहती है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का भी पावर 1 चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स का भी पावर 1 चाहिए, और y वाली टर्म का पावर भी 1 चाहिए। यहाँ पे y वाली टर्म ही बची क्या, नहीं बची, क्योंकि y किसके अंदर चला गया, cos के अंदर। तो यहाँ पे y सेपरेटली आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, करके लीनियर नहीं रहेंगे। लेकिन आप इसकी डिग्री निकाल सकते, बट अगर यही cos के अंदर फंस जाए डी वाई बाय डी एक्स, तो तब आपकी डिग्री भी नॉट डिफाइन हो जाती है। याद रखेंगे पक्के में। तो अगर डेरिवेटिव वाली टर्म cos साइन ऐसे किसी भी फंक्शन के अंदर फंस जाए, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं,
याद है ना आप लोगों को, डिग्री निकालते वक्त हम लोग क्या करते थे, उसको फ्री करते थे, है ना, रेडिकल फ्रैक्शन से। याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो क्या याद रखना है, पहले तो ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म ढूंढो, ठीक है। तो जो उसका ऑर्डर रहेगा वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर रहेगा। डिग्री क्या रहती, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म का पावर देख लो, वो क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन कौन सी रहती, जो डेरिवेटिव का कोई भी पावर हो, बस उसका जो डिग्री हो वो क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो, इसके बाद डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब हो, चाहे डी वाई बाय डी एक्स हो, चाहे वाई हो, पूरी टर्म्स का पावर कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेंगी हमारी, लीनियर बनेंगी। और तो नॉन लीनियर कौन सी रहेंगी, जिसपे पावर 1 नहीं हो, है ना। अगर वो y के साथ cos चिपक गया तब भी y की टर्म सेपरेट पावर 1 बना रही क्या, नहीं, y तो cos के अंदर फंस गया, तो वो कौन सी हो गई, नॉन लीनियर हो गई। और डिग्री कब डिफाइन नहीं होती, जब आपका dy बाय dx वाली या डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऐसी कोई टर्म cos के अंदर फंस जाए, साइन के अंदर फंक्शन, साइन फंक्शन के अंदर फंस जाए, टैन फंक्शन के अंदर फंस जाए, ऐसे कोई भी फंक्शन के अंदर अगर हमारी डेरिवेटिव वाली वैल्यू फंस जाए जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। जैसे हम यहाँ से tan को हकाल सकते क्या, नहीं। अगर यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है तो इधर tan इधर लूंगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan में हटा पा रहा हूँ क्या, यहाँ से नहीं हटा पा रहा, है ना। तो हमारी टर्म कैसे हो जाएंगी, इसका ये टर्म कैसे हो जाएंगे हमारी, इसकी डिग्री हो जाएंगी नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। और नॉन लीनियर तो रहेंगी चलिए इक्वेशंस, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए लिखिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए, एनी relation between the dependent and independent variables when substituted in the differential equation reduces it to an identity, यानी LHS इक्वल हो जाएगा RHS से, is called a solution or integral of the डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या बोल रहा है, एक ऐसी रिलेशन जो आप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में बना पाए, जिसको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मिलेगा, यानी LHS इक्वल हो जाएगा RHS से। तो आप क्या बोलोगे, वो जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आएगा जैसे आपको दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू सी ई टू द पावर 2x, ये एक सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ dy बाय dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1, है क्या। देखो आप इसको दे दो y इक्वल्स टू सी टू ई टू द पावर 2x को इक्वेशन 1 दे दो और इसको दे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रही है मेरे को टर्म dy बाय dx, तो मैं क्या करूंगा
डिफ्रेंशिएट करूंगा इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को क्या मिलेगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, लेकिन x की जगह क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप देखिए c e टू द पावर 2x का की वैल्यू है y की, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ y, तो मेरे को मिलेगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स y। आ रहा है, बनी पूरी ये इक्वेशन। पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। या तो आप ये कर सकते थे, यहाँ पे dy बाय डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 पे। अगर वाली मेथड से गए तो हमको क्या मिलेगा 2c e टू द पावर 2x, ये इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स y से आएगा, और ये c e टू द पावर 2x का की वैल्यू y की, तो आप बोल सकते हैं 2y इक्वल 2y से। देखो आइडेंटिटी बना रहा है, यहाँ पे भी 2y है तो यहाँ पे भी 2y, यानी LHS इक्वल आ रहा है RHS से। आ रहा है, तो आप चाहे ऐसे बता सकते, चाहे आप ऐसे बता सकते। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे देखो रिलेशन किसके बीच में है, y और x के बीच में है। यहाँ पे आप डेरिवेटिव किसके टर्म्स में लगा रहे हैं, x के टर्म्स में। तो x कौन सा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखो अब इस पे आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि show that y equals to a upon x plus b is a solution of d square y by dx square plus 2 by x into dy by dx इक्वल्स टू 0। दिखाना है ऐसा, तो चलिए सॉल्यूशन में हियर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो इक्वेशंस आपको दी हुई है। क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है y की वैल्यू है a अपॉन एक्स प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। अब देखिए हमको बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी 1 सॉल्यूशन है 2 का। कैसे बताएंगे, हमको देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है, हमको यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। हम ये इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उसको LHS में पुट कर देंगे, दिखा देंगे कि इक्वल टू RHS आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, बनेगा। तो चलिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा, b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। इसको दे इक्वेशन नंबर 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, ये चीज समझ में है ना। a कांस्टेंट था डेरिवेटिव के बाहर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो a इंटू माइनस 1 आएगा माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। उसके बाद फिर से हमको क्या इक्वल चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो यहाँ पे अब डेरिवेटिव किसका लगेगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो होगा x का पावर माइनस 2, समझा ना, क्योंकि हमको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो हमने क्या किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखा x का पावर माइनस 2 है ना, नीचे पावर 2 ऊपर गया तो माइनस 2। अब हम यहाँ पे काय का फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, क्या होता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव, n x टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो आएगा माइनस 2 n टू द पावर n माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा माइनस 3 आएगा। तो यहां से हमको क्या मिलेगा,
यहां से हमको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू ए 2a, और यहाँ पे x का पावर -3, नीचे जाएगा तो x का पावर +3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? बस अब क्या करो, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी उठा के डाल दो इक्वेशन 2 में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की भी इक्वेशन डाल दो उठा के इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर? 2a अपॉन एक्स क्यूब, 2a अपॉन एक्स क्यूब। फिर उसके बाद क्या है? प्लस 2 बाय एक्स, प्लस 2 बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू? -a अपॉन एक्स स्क्वायर, आएगा -a अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे लिए? 0 आनी चाहिए, आनी चाहिए। देखो सॉल्व करके तो क्या आएगा? 2a अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू ए 2a अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू 0, 2a अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2a अपॉन एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 0 इक्वल टू 0। आ रहा आइडेंटिटी? लेफ्ट हैंड साइड में 0 तो राइट हैंड साइड में भी 0 है, तो ये ट्रू है। हाँ जी है, तो आप लिखेंगे विच इज ट्रू है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर y इक्वल टू a by x plus b, a by x plus b is a solution of differential equation d square y by dx square plus 2 by x dy by dx equals to 0। ऐसा कर सकते थे, या तो आप लिख सकते थे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, फिर उसको सॉल्व करो, उसका दिखा दो कि आंसर आता है 0 इक्वल टू RHS। समझा ना क्या बोल रहा हूं? या तो आप ऐसा भी कर सकते, पुट, एक और तरीका क्या है लिखने का, आप कर सकते पुट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड dy by dx in LHS of equation 2, we get LHS। क्या है इसका LHS? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है 2a बाय एक्स क्यूब माइनस क्या थी वैल्यू, सॉरी प्लस 2 बाय एक्स, तो है प्लस 2 बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्या थी डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू? -a अपॉन एक्स स्क्वायर, -a अपॉन एक्स। फिर इसको सॉल्व किए तो क्या आ रहा है आंसर? 0 इक्वल टू RHS। तो आप बोलेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप ये वाली मेथड से करो चाहे ये वाली मेथड से करो, ज्यादातर बुक्स ये वाली मेथड से करती है। ठीक है, समझा पक्के में? सच में समझा? चलिए नेक्स्ट, शो दैट y इक्वल्स टू a cos mx plus b is a solution of differential equation d square y by dx square plus m square y इक्वल्स टू 0। क्या कह रहा है? आपको दिखाना है कि y इक्वल्स टू a cos mx प्लस b, ये सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? हियर क्या दिया हुआ हमको? y की वैल्यू दिया है क्या? a cos mx प्लस b, इक्वेशन नंबर 1, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। आपको दिखाना है कि 1 सॉल्यूशन है 2 का। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिख रहा है, तो आपको ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा? y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस
साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है एम एक्स प्लस बी, तो एम एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एम कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या आएगा यहाँ पे एम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनटू एम। समझा ना कैसे हुआ? यहाँ पे x के जगह जो भी टर्म आती है उसका डेरिवेटिव आपको साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन साइन के साथ अंदर क्या है एम एक्स प्लस बी, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एम कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 इंटू एम क्या आएगा m आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? यानी क्या है वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू आई माइनस ए एम साइन एम एक्स प्लस बी। आई कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? काय की वैल्यू हो गई है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एम साइन एम एक्स प्लस बी। डी वाई बाई डी एक्स की कोई भी टर्म दिख रही है क्या? नहीं, तो इसको इक्वेशन देने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, we get dy by dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस एम कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन x के जगह क्या आया एम एक्स प्लस बी, तो एम एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एम एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव m हो जाएगा, होगा तो m इंटू एम क्या हो जाएगा m का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर cos mx प्लस b आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? अब आप एक चीज बताइए, a cos mx प्लस b ये काय की वैल्यू है आपकी y की वैल्यू है, तो आप चाहो तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो या तो बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना, मैं बाद में कर देता हूं, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 दूंगा, फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्या कह रहा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए एम स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूं माइनस एम स्क्वायर ए कॉस एम एक्स प्लस बी, कॉस एम एक्स प्लस बी आएगा, फिर उसके बाद क्या है प्लस एम स्क्वायर वाई, तो आ गया प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखना है वाली इक्वेशन ट्रू होती कि नहीं होती। ए कॉस एम एक्स प्लस बी, ए कॉस एम एक्स प्लस बी का की वैल्यू है वाई की, तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ वाई लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा माइनस एम स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये ए कॉस एम एक्स प्लस बी कहां से उठा के लाए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, कि ए का की वैल्यू है वाई की, माइनस एम स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर वाई कैंसिल, तो आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। आइडेंटिटी है, राइट हैंड साइड में अगर 0 तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ गया 0 आ गया, तो आप लिखेंगे विच इज ट्रू, है ना। तो ये कब मिला हमको? जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यानी ये इक्वेशन सॉल्यूशन है इसका, तो आप लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू a cos mx plus b is a solution of डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो जो है फैमिली ऑफ कर्व्स। लिखो इसकी डेफिनेशन, एन पैरामीटर family of curves is a set of relation of form x comma y such that function of x y c1 c2 up to cn equals to 0
where f is a real valued function of x, y, c1, c2 up to cn, and each ci ranges over an interval of real values. Example, set of concentric circles defined by x square plus y square equals to c is one parameter family if C takes all non-negative real values. उसके बाद set of circles x minus h square plus y minus k square equals to c is a 3 parameter family if h, k and c h, k takes all real values and c takes all non-negative रियल वैल्यू. देखिए क्या कह रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स. आप किसी भी इक्वेशन को फैमिली ऑफ कर्व कब बोलोगे, जैसे मेरे को दिखाना है कोई सर्कल. क्या दिखाना है मेरे को, कोई सर्कल. तो मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ये होता है मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल. होता है जहां पे ये ए क्या डिनोट करता है, रेडियस. और आपको मालूम कि रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना. तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ये हमेशा कैसे आनी चाहिए, एक तो जीरो आएगा तो पॉइंट बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बनेगा. तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा तो सर्कल मेरा या तो बड़ा बनते जाएगा या तो छोटा बनते जाएगा. ये इक्वेशन किसकी है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे आता है, ओरिजिन पे. पढ़े थे ऐसा, अरे पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ये किसकी इक्वेशन होती है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस है ए. बोलते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है. अब यहां पे मैं जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज करूंगा सर्कल की रेडियस चेंज हो जाएंगी, तो सर्कल भी चेंज हो जाएगा, होगा. तो जैसे ये पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3. ये सब सर्कल में क्या कॉमन है, सबका सेंटर है 0,0. तो ये कौन से सर्कल हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ठीक है, तो हमने लिखा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी. यहां पे कितनी ऐसी वैल्यू जो चेंज हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो चेंज करने पे मेरे को अलग अलग सर्कल मिलते जा रहे हैं. मैं उनका रेडियस चेंज कर रहा हूं क्या, अभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं, रेडियस चेंज कर रहा हूं. सेंटर चेंज किया क्या मैंने, नहीं, सिर्फ क्या चेंज किया, रेडियस चेंज किया. तो मेरे को अलग अलग सर्कल मिलते जा रहे हैं. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फैमिली ऑफ सर्कल.
करेगा जिनका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। यानी कौन से सर्कल हो गए ये, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। समझा? तो ये पूरी हो गई एक फैमिली। क्यों? सिर्फ यहाँ पे एक ऐसा पैरामीटर है जो चेंज हो रहा है, वो क्या था, रेडियस। लेकिन अगर मैं बोलता हूं एक मैं बना रहा हूं पूरा, मेरे को पूरा लिखना है कि कोई भी सर्कल को मेरे को डिफाइन करना है, कोई भी सर्कल क्यों ना हो, ठीक है, तो मेरे को पूरी फैमिली ऑफ सर्कल को डिफाइन करना है। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिनका सेंटर कहां पे होता है, x1 कमा y1 पे, और जिनकी रेडियस क्या होती है, r। तो यहाँ पे r की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। क्यों? सिंस रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव। पॉइंट तो कोई भी हो सकता है, x1 y1 नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता और जीरो भी हो सकता। तो यहाँ पे कितनी चीजें चेंज हो रही, एक तो x कोऑर्डिनेट वाला सेंटर चेंज हो सकता, y कोऑर्डिनेट वाला सेंटर चेंज हो सकता और रेडियस चेंज हो सकता। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर है जो चेंज हो सकते, 3 पैरामीटर चेंज हो सकते। ये पैरामीटर वाला कंसेप्ट समझो। हाँ, ये कांस्टेंट के ऊपर से ही आप जो बोलते हैं ना, जो अगला है हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे ये बहुत काम आएगा, क्योंकि ये होते हैं हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हम इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं लिख दूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये भी एक सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे। और चाहे मैं लिख दूं x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15, ये भी एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं 1 2 4 5 10 15, यानी मैं x1 की भी वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, y1 की भी वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, r की भी वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, बस r नॉन नेगेटिव लेना है मेरे को, क्योंकि रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे कितने पैरामीटर में चेंज कर सकता हूँ, 3 पैरामीटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने वो इक्वेशन लिखा है ना, पैरामीटर फैमिली, 3 पैरामीटर फैमिली। समझे पक्के में? अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिख दूं, कोई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूं, वो क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, c क्या रिप्रेजेंट करता है, x या y इंटरसेप्ट, है ना। तो मैं अगर ऐसी इक्वेशन लिखूं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 15, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। यानी यहाँ पे c की वैल्यू भी चेंज हो सकती है और m की वैल्यू भी चेंज हो सकती। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने पैरामीटर की इक्वेशन है, 2 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या कर सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं, अगर मैं बोलता हूं एक लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है वो पास हो रही है ओरिजिन से, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स, जहां पे m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। तो y इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 3x भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू माइनस 5x भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे काय की वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, m की, है ना। तो m की वैल्यू चेंज तो लाइन की इक्वेशन चेंज। तो यहाँ पे m क्या हो गया, मेरा पैरामीटर हो गया, ठीक है, यानी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू अगर चेंज तो इक्वेशन चेंज हो जा रही है। यहाँ पे m और c 2 हो गए, तो ये कितने पैरामीटर वाली इक्वेशन हुई, 2। ये कितने पैरामीटर वाली इक्वेशन हुई, 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? तो चलिए लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, केडिंग जो है कंप्लीट प्रिमिटिव और जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन का कंप्लीट प्रिमिटिव या जनरल सॉल्यूशन कब बोलेंगे,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब बोलेंगे और सिंगल सॉल्यूशन कब बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन कब बोलेंगे। तो लिखिए लेट एफ ऑफ एक्स वाई y1 y2 up to yn equals to 0 be an nth order ordinary differential equation। अब एक चीज मालूम है ना, मैं y1 लिखूं चाहे y डैश लिखूं चाहे dy बाय dx लिखूं, इसका मतलब क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव लगाना है। तो yn लिखूं चाहे dny अपॉन dx टू द पावर n लिखूं, इसका मतलब होता है या तो y के ऊपर n बार डैश डालो। अब n बार डैश डालना तो जरूरी बता नहीं सकते, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आपको y के नीचे 1 लिखा हो, y के ऊपर एक डैश चाहे dy बाय dx लिखा हो, तो उसका मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव। y के नीचे 2 लिखा हो या y के ऊपर डबल डैश या तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे y1 y2 yn क्या बता रहा है, वो बता रहा है n ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको बोल रहा है बी एन nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला सॉल्यूशन ऑफ 1, इसको दे इक्वेशन नंबर 1, solution of 1 containing an independent arbitrary constant is called a general सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0। जनरल सॉल्यूशन, आप किसी भी चीज को जनरल सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब आपके सॉल्यूशन में n इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। मतलब यहां पे आप देखिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, y डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है। और यहाँ पे मेरे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, c1 c2। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब मैं इनकी वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं। तो यहाँ पे c1 भी एक कांस्टेंट है, c2 भी एक कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2। तो अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है 2, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारे लिए, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन कब होता है किसी भी इक्वेशन का, जब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर हो आपकी इक्वेशन का। तो आप बोलते हो जो सॉल्यूशन आपने लिखा है वो कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। पक्के में याद रखेंगे जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर, यानी जितने ऑर्डर उतने अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी हम लोगों ने शायद आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाले क्वेश्चन देखे हैं क्या यहाँ पे, वैसे इस पर अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, आगे ही चल के देखते हैं। इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। बट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या याद रखना, जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। दूसरा लिखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ 1 obtained from a general solution of 1 by
giving particular values to one or more of an independent arbitrary constant is called a particular solution of वन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता? जहां पे आपको कुछ ऐसी कंडीशन दी हो जिससे आप या C1 या C2 यानी जो जनरल सॉल्यूशन था उस पे आप वैल्यूज निकाल सके, या तो C1 C2 की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई हो या तो कोई ऐसी कंडीशन दी हुई हो जिससे आप C1 और C2 निकाल सके, तो आप उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर अपन लोग ऐसे जनरल टर्म्स में बात करें तो मेरे को अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अगर ये है मेरे लिए मेरा जनरल सॉल्यूशन, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ एक्स इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये मेरे लिए होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों? मैंने फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा एट एक्स इक्वल टू 2, तो ऐसे जब भी एक कंडीशन दी हुई हो, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल इससे रिलेट करता है क्या? नहीं, बट मैं आपको सिर्फ ये हिंट देना चाह रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। या तो आपको डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होंगी या तो कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई होंगी जिससे आप यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकाल सके। जैसे अपन लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था ना कि जैसे ये इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये पकड़ लो किसी ना किसी का क्या हो गया, हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। हो गया। अब अगर मैं आपको ये कंडीशन बता दूं कि ये जो लाइन है ये पास होती है फ्रॉम पॉइंट 1,1 एंड -1,-1 से, क्या बोल रहा हूं मैं, ये लाइन पास होती है 1,1 और -1,-1 से, तो ये मैंने क्या दे दिया आपको? कंडीशन दे दिया। अब आप ये कंडीशन यूज करके क्या कर सकते हैं? जो m और c दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये 1,1 लाइन पे आता है तो इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं y के जगह 1 रख सकता हूँ, m इंटू x के जगह भी 1 रख सकता हूँ, तो प्लस c, तो मेरे को एक इक्वेशन मिली m प्लस सी इक्वल टू 1। दूसरा क्या बोल रहा है? -1 से भी ये लाइन पास होती है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो -1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स आएगा -m प्लस सी आ जाएंगे, आएगा, दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा 0, m माइनस m कैंसल, तो c प्लस टी 2c, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई। पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ये जो भी रहेगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1, तो यहाँ पे आपने m की वैल्यू क्या निकाले 1 निकाले, c की वैल्यू क्या निकाले 0 निकाले, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगे y इज इक्वल टू m के जगह आ गया 1, तो आएगा x प्लस c की वैल्यू है 0, तो क्या बनी इक्वेशन y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कौन सा सोल्यूशन था? जनरल सोल्यूशन। तो y इक्वल टू एक्स, ये क्या हो गया? पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कब आएगा? जब आपकी ये वाली लाइन पास होंगी 1,1 और -1,-1 से। तो समझ में आ रहा? आप जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते, क्या याद रखना, आप जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते कब? जब आपको कुछ कंडीशंस गिवन हो या तो कोई वैल्यूज गिवन हो। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, जब हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया आज हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स, ठीक है, ताकि कल से जब हम लेक्चर में जाए तो हमको दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट लिख लो, सॉल्यूशन ऑफ one which cannot be obtained from any general solution of one by any choice of the n independent arbitrary
constants is called a singular solution of one। अब अगर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी वैल्यू आप जनरल सॉल्यूशन में कोई भी वैल्यू डालने के बाद नहीं निकालते, मतलब वो किसी भी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता कि आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की क्या वैल्यू ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैं बोल दूं कि y इक्वल्स टू 0, मेरी y की वैल्यू हमेशा 0 ही आएंगे। अब चाहे आप m की वैल्यू कुछ भी ले लो, c की वैल्यू कुछ भी ले लो, m और c की वैल्यू से मेरे y को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन होता है? सिंगुलर सोल्यूशन, यानी जो जनरल सोल्यूशन पे ऑब्टेन नहीं होता आपका, यानी कुछ भी आपको यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू डालने से आपका सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन। याद रखेंगे? पक्के में समझ में आया? सच में समझ में आया? अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा करते हैं हम लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, कल हम अच्छे से पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव हम डी से डिनोट करते हैं, पार्शियल का डेल से करते हैं। यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव में आप लोग डिफरेंशिएट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी ले सकते, मोर देन 1 होना चाहिए, है ना। अगर आपने x के रिस्पेक्ट पे भी डिफरेंशिएट किया हो, t के रिस्पेक्ट पे भी सेम इक्वेशन को, जैसे v को आपने x के रिस्पेक्ट में भी कर दिया, t के रिस्पेक्ट पे भी कर दिया तो भी चलता है। बट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो पूरी इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। अगर आपने किया विथ रिस्पेक्ट टू t तो पूरी इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री टर्म होता है। तो जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री है वहां पे वो क्या होगा हमारे लिए? हमारा ऑर्डर होगा। तो जो ऑर्डर वाली टर्म है, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, उसका जो भी पावर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए? डिग्री रिप्रेजेंट करता है। डिग्री नॉट डिफाइंड भी आ सकती है। कब? जब आपका डेरिवेटिव की कोई भी वैल्यू किसी एक फंक्शन के अंदर फंस जाए। जैसे हमने पढ़ा था ना, कॉस डी वाई बाई डी एक्स, साइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव फंस गया तो इस केसेस में हमारा जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होता है। और साथ साथ ये नॉन लीनियर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए आपको क्या चीज याद रखना है? लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है जिसपे आपका डिग्री हमेशा कितना चलना चाहिए? 1 चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी डेरिवेटिव वाली टर्म हो, चाहे कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना। जैसे हम लोग लिखे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो जिसके हिसाब से डेरिवेटिव लगा रहे हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस पे डेरिवेटिव लगा रहे हो गया हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव वाली टर्म दोनों का डिग्री कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अगर y भी किसी कॉस के अंदर या साइन के अंदर फंस रहा है, log y लिख दिया आपने वहां पे, है ना, तो y का पावर 1 ले पा रहे क्या आप? नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि जो y है वो log के अंदर फंस गया है। तो ये भी नॉन लीनियर टर्म बन जाएंगे आपकी। पक्के में समझ में आया? सच में समझ में आया? फिर उसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने शायद सॉल्यूशन देखा ना। फिर हमने तो फैमिली ऑफ कर्व्स देखा। फैमिली ऑफ कर्व्स में हम लोग क्या देखते हैं? पैरामीटर कितना है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन भी देखा था, एक इक्वेशन सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये कैसे चेक करते हैं? जो इक्वेशन दी है उसको लेना, देखना यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री टर्म कितना है, उतने बार उस इक्वेशन को कर देना डिफरेंशिएट, उसकी वैल्यू को पुट कर देना आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, जैसे यहाँ पे RHS में था 0 तो LHS भी क्या आना चाहिए? 0। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि क्या बन गया? आइडेंटिटी बन गया। मतलब जो राइट हैंड साइड में वही लेफ्ट हैंड साइड में बन गया, तो हम क्या बोलते हैं? वो क्या है हमारे लिए? हमारा सॉल्यूशन।
फैमिली ऑफ कर्व कितना रहता, n पैरामीटर फैमिली देखना पड़ता है, ठीक है, कि कितने पैरामीटर उसको डिफाइन कर रहे। पैरामीटर क्या होता, ऐसी वैल्यू जिसको मैं सिर्फ चेंज कर दूं तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, हमारा नया ही कंसेप्ट बन जाए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली ऑफ सर्कल। क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली ऑफ सर्कल जिनका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी है, ए। तो जैसे जैसे मैं रेडियस को चेंज करते जाऊंगा नए नए सर्कल बनते जाएंगे, बट फिर भी ये पूरे के पूरे सर्कल कैसे रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक। क्यों, क्योंकि इनका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। सबका सेंटर कहां पे, ओरिजिन पे। तो ये क्या बन गई, एक फैमिली ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। तो इनका पैरामीटर कितना हो गया, 1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। तो ए क्या है हमारे लिए यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो हमारे लिए हो गया पैरामीटर। समझा। सेम चीज किसी भी जनरल सर्कल के लिए क्या आती है, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे लिए जनरल सर्कल ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे सेंटर कहाँ पे, x1 y1 पे, और रेडियस क्या है इसका, r है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू चेंज हो रही है, x1 भी चेंज हो सकता है, y1 भी चेंज हो सकता है, और r भी चेंज हो सकता है। तो ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है इनका पैरामीटर कितना है, 3। यानी आप यहाँ पे सेंटर की वैल्यू कुछ भी ले लो, रेडियस कुछ भी ले लो, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल। हमने लाइन के लिए भी देखा था। फिर हमने पढ़ा कंप्लीट प्रिमिटिव या जनरल सॉल्यूशन। कंप्लीट प्रिमिटिव बोलो चाहे जनरल बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंप्लीट प्रिमिटिव या जनरल सॉल्यूशन क्या रहता, जितने आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और जितना आपका ऑर्डर है, अगर दोनों इक्वल हो जाए। यानी अगर मैंने 3 बार डेरिवेटिव लगाया हूं और मैं जो y इज इक्वल टू इक्वेशन बना रहा हूं, अगर वहां पे आ रहा है a1x प्लस b1x स्क्वायर प्लस c1x क्यूब, तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, 3 कांस्टेंट दिख रहा है, और मैं बोल रहा मेरा ऑर्डर भी कितना है, 3। तो जब भी ऐसा आ जाए तो जो सॉल्यूशन ये y का लिखे वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए जितना ऑर्डर है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए। जब भी आप जनरल सॉल्यूशन में कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन लगा दो, ठीक है, जब भी आप जनरल सॉल्यूशन में कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन लगा दो जिससे आपको कोई तो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए, तब वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। और एक ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, आप जनरल सॉल्यूशन में कोई भी वैल्यू डालो उससे हमारे उस सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो उम्मीद है यहां तक आपको टॉपिक समझा होगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक भी कर दिया करिए वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं होगा। आज हम लोगों ने लगभग पूरा बेसिक इसका कवर कर लिया है। कल से हम फॉर्मेशन वाले पार्ट में जाएंगे, यानी अब हम अच्छे से क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो हो सकता है आज का लेक्चर आपको बोर हुआ हो, कल से वो भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।